इंटरस्टिशियल लंग डिसीज आके ये कुछ एक बीमारी नहीं है, कुछ एक ये आके एक एक 200 बीमारी के जुड़े हुए एक नाम है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। इसमें कई तरह होता है, जैसे कि कुछ टाइप्स होता है कि उनको रीज़न आउट होता है कि किस वजह से होता है। कोई ये भी इसके अंदर ये बीमार भी होता है कि उनको रीज़न नहीं होता कि किस लिए फॉर्म होता है। तो ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ क्या कहता है, हमारे फेफड़े को एक सिंपल की भाषा में समझाया जाए तो एक फेफड़े फेफड़े को स्टिफ करता है। हमारा एल्वेओली बोलते हैं जो लंग्स के ग्रेप के जैसे होते हैं, उनको आके स्टिफनेस कर देता है। वो स्टिफनेस की वजह से उनको आके जैसे-जैसे वो प्रोग्रेस होता है, वो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ में फॉर्मेशन हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ आके करीबन-करीबन 200 3 200 का अधिक ऊपर का टाइप्स है और अधिक के ऊपर उसका कारण है बनने के लिए शरीर के अंदर। तो पहले हम ये देखते हैं कि किस कारण की वजह से आता है, नोन कॉज़ बोलते हैं, नोन कॉज़ किसके वजह से होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म एलर्जिक एक्सपोज़र की वजह से हुआ क्या? पेट और पिजन्स बोलते हैं, पिजन्स कबूतर के लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र की वजह से भी हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस फॉर्म होता है, वो एक फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ है। तो दूसरा देखते हैं कि अननोन कॉज़ जिसका कोई कॉज़ ही नहीं होता है, जिसका बिना कॉज़ होता है, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक कॉज़ बोलते हैं। तो जिसका कोई अंडरलाइंग कॉज़ कुछ नहीं होता है। थर्ड आके स्मोकिंग रिलेटेड है, तो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ है, जो तरह होता है कि स्मोकिंग की वजह से वो अफ़ेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। उसके बाद आता है जो अपने शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम जब डाउन होता है और जब डीरेगुलेट होता है, तो बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स बोलते हैं एक शरीर के अंदर एक अंग है जो पूरा शरीर में कहाँ भी अफ़ेक्ट होता है। उसका एक अफ़ेक्ट आके लंग्स पे बन जाता है और उनका वैरायटी जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का जो टाइप है, वो भी आके लंग में आके इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ का भी वो फ़ॉर्मेशन कर देता है। फिर आता है ड्रग इंड्यूस बोलते हैं, कुछ दवाई से भी दवाई की वजह से भी हमको ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ का फ़ॉर्मेशन भी होता है। इनका लक्षण 2 मेन चीज़ है, इनका जो सिम्पटम्स आइडेंटिफ़ाई करना तो बहुत सिम्पटम्स है, पर 2 मेजर सिम्पटम्स है। एक तो आखिर इनको सूखी खाँसी होती है, ड्राई कॉफ़ ज़्यादा से तरह और सेकंड उनकी साँस की तकलीफ़ और धीरे-धीरे बढ़ता हुआ साँस की तकलीफ़ है। इनको प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी हम ड्राई कॉफ़ आता है तो हम क्या करते हैं जनरली क्या होता है कि ड्राई कॉफ़ को उनको एक कॉफ़ सिरप से उसको ट्रीट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको अंडररेटेड और नॉट अर्ली डायग्नोसिस होता है। क्योंकि मान के चलते हैं कि ये मामूली इन्फेक्शन है, मामूली रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स है, तो उस हिसाब से उनको कंज़र्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको मिस हो जाता है। इसके अलावा उनका सिम्पटम्स टायर्डनेस होता है, फैटीग होता है, वेट और किसी को भी कोई वेट लॉस भी हो सकता है। तो इनका जो मुख्य सिम्पटम्स है वो 2 चीज़ है, एक तो ड्राई कॉफ़ है, एक प्रोग्रेसिवली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ साँस की तकलीफ है। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग जब ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ का कोई स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट नहीं है कि उसको पूरी तरह से उनको कॉज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, जब इनका प्रोग्रेसिव नेचर बन जाता है, तो ये मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हमारे साथ लेके आता है। एक बोलते हैं कि लंग की खून जो जाती है, उनका प्रेशर ज़्यादा बनता है, उनको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। फिर बार-बार उनको इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। उनको बार-बार ऑक्सीजन कम होने की संभावना ज़्यादा है और और सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन डिपेंडेंट होने के भी अ, हो जाते हैं क्योंकि उनको क्रॉनिकली ऑक्सीजन कमी की वजह से, बीमारी की वजह से लॉन्ग टर्म उनको ऑक्सीजन में रखा जाता है। तो यही मेजर उनका प्रॉब्लम होता है कॉमन कॉम्प्लिकेशंस का आईएलडी का। इसका इसका और सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन यही बोल सकते हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाता है क्योंकि वो बहुत डिपेंडेंस हो जाते हैं क्योंकि इनका इतना लंग्स डैमेज हो जाता है एक एक टाइम में जब प्रोग्रेस होता है, तो मेन चीज़ क्या होता है इनका डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाता है। अच्छा क्यों? थोड़ा चलने से साँस की तकलीफ होता है, थोड़ा बात करने से खाँसी हो जाता है, कोई-कोई सिर्फ़ ऑक्सीजन में कंफर्टेबल लगते हैं,
तो ये क्या पूरी तरह से एक डिपेंडेंसी का ज़िंदगी हो जाता है उन लोगों को। पहले इनका हम ये समझना चाहिए कि इनका इनका क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है? कितने साल से है? ये क्या एक्यूट प्रॉब्लम है क्या क्रोनिक प्रॉब्लम है? पहले ये समझना चाहिए। फिर उनको एग्ज़ामिन करते हैं सिस्टेमिकली उनको एग्ज़ामिन करके देखते हैं कि ये सिस्टेमिक कॉज़ से रिलेटेड है क्या ये कुछ दवाई की वज़ह से रिलेटेड है या कुछ स्मोकिंग की वज़ह से रिलेटेड है। तो हम हिस्ट्री और क्लिनिकल फाइंडिंग से हम ये समझ लेते हैं कि ये किस तरह की किस प्रकार की हो सकता है ये आईएलडी का प्रॉब्लम। एक बार हमको सस्पिशियस लग रहा है कि आईएलडी प्रॉब्लम है तो पहले एक एक्स-रे निकालते हैं, एक्स-रे पे जाँच करते हैं, फिर लंग फंक्शन टेस्ट कराते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट में उसकी कैपेसिटी को हम एनालिसिस करते हैं कि कितना उसका लंग कैपेसिटी है, कितना उनको लंग कैपेसिटी उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ उसका लंग, आप ये समझते हैं। इनका इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जब ये हमारा क्लिनिकल फिजिकल फाइंडिंग हमारा कन्फर्म हो जाता है कि एक आईएलडी का रूप हो सकता है और एक्स-रे भी उसका साथ दे रहा हो डायग्नोसिस को, तो हम उसको हाई रेज़ोल्यूशन एचआरसीटी कराते हैं। हो उस हाई रेज़ोल्यूशन एचआरसीटी में हम ये पता लगता है कि क्या वैरायटी ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ में ये पैटर्न फिट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस पैटर्न के आधार के ऊपर हमको एक नतीजे में पहुँचते हैं कि ये पैटर्न का ईएनडी है। बहुत कम जने को हम आके उनको बायोप्सी लंग बायोप्सी का भी प्रोसीजर करते हैं, जहाँ हमको और डीपर पता चलना होता है कि ये किस पैटर्न पे फिट हो रहा है, तो उनको हम लंग बायोप्सी को भी करा देते हैं। हम इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ को हम जब ट्रीट करते हैं, तो एक चीज़ है कि स्लोली प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब ये धीरे-धीरे अपने लंग्स में इन्वॉल्वमेंट और बढ़ता रहता होगा। ओके, तो इन प्रोसेस में हम पहले चीज़ ये करते हैं कि इनका सिम्पटम्स को पूरा कम करते हैं। ओके, उसके आधार के ऊपर मेडिसिन्स है, एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन्स बोलते हैं। तो वो बहुत स्लो डाउन करता है, उनको प्रोग्रेस को, उनको नेचर बिहेवियर को स्लो डाउन करता है। फिर उसके बाद आके उनको पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज में उनको एनरोल करते हैं। 4 टू 6 वीक्स का पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करते हैं, जहाँ उनको मसल स्ट्रेंथनिंग को इम्पोर्टेंस बताते हैं, जहाँ उन्हें न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस देते हैं, जहाँ साइकोलॉजिकल फैक्टर को अटेंशन देते हैं। ये सब आके उनको स्टेपली मैनर में उनको हम और एंश्योर करते हैं कि उनका लंग का कैपेसिटी और इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग बना रहे। इसके दौरान हम उनको वैक्सीनेशन को रिकमेंड करते हैं। फ्लू वैक्सीन और निमोकोकल वैक्सीन को रिकमेंड करते हैं। निमोकोकल वैक्सीन निमोनिया के बचाव में करते हैं और फ्लू वैक्सीन वायरल इन्फेक्शन और फ्लू रिलेटेड इन्फेक्शन से बचाव के लिए उनको रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये आके हमारा रेगुलर ट्रीटमेंट प्लान होता है। इसके बीच में हम कार्डियक एको एवल्यूशन भी करते हैं कि देखते हैं कि कोई लंग्स में प्रेशर कोई बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? वो भी हम एनालाइज़ करते हैं और ईयरली वन्स उसका लंग फंक्शन टेस्ट भी हम करके देखते हैं कि उसका लंग का कैपेसिटी ईयर ऑन ईयर कैसे उनका स्टेबिलिटी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो भी एलर्जीज़ का कारण है, तो उनसे दूर होना चाहिए। जैसे केमिकल फैक्टर के रिलेटेड आपको जहाँ एक्सपोज़र है, तो केमिकल फैक्टर के रिलेटेड जॉब आप कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको डस्ट के वजह से माइन्यूट डस्ट का काम पार्टिकल्स को एक्सपोज़र हो रहे, तो वो ऐसे काम भी आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज़ है, जिस प्रकार को आप ये बना है, जैसे कि जिस वजह से आपको बना है जो नोन कॉज़ है, उनको पहले आप उसको अवॉइडेंस कर लीजिए। फिर एनुअल चेकअप सालों-साल करा दीजिए, आपका लंग फंक्शन टेस्ट एनुअल चेकअप करा दीजिए। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में जितना भी एक्सरसाइज़ आपको सिखा रहे हैं, जो 6 से 4 महीने से 6 महीने, उनको आप रेगुलर डे टू डे बेसिस पे उनको आप कंटिन्यू फ़ॉलो अप करना चाहिए। और जो भी ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, तो उन ट्रीटमेंट को आप रेगुलरली आप लेके डॉक्टर से आप संपर्क करना चाहिए, जब भी आपको फ्लेयर अप हो रहा है सिम्पटम्स। इससे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है कि आप सपोज़ आपके घर में किसी और को कुछ लंग्स का कुछ बीमारी हो, तो आप आके उनसे थोड़ा दूर होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए क्योंकि जब उनका बीमारी लंग्स का बीमारी है, जब कोई इन्फेक्शन है, तो जब आपको आता है, तो आपका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ता है। तो जभी भी ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप उससे प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा आपको।